साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है अब पूरा होने वाला है। आप बोलेंगे मैं ये कौन सी बात कह रहा हूं, लेकिन ठहरिए, जिन लोगों को दुख है उन लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूं मैं, और ये भविष्यवाणी के तौर पे रख लीजिए। और आने वाले दिनों में क्या खेल होगा ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोगों को यह कसक रह गई कि उनकी निष्क्रियता की वजह से इस बार वो बहुमत से चूक गए। लेकिन अब हरियाणा के बाद जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं उसका साइड इफेक्ट आपको दिखाने जा रहा हूं। और बड़ी जबरदस्त खबर है दोस्तों, किसी ने दिखाया नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं। और यह बदलाव कैसे होने वाला है यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये इस्तीफा देंगे सांसद, या तो इस्तीफा देंगे या पार्टी ही गोल कर देंगे, खत्म। कौन सी पार्टियां हैं यह मैं आपको दिखाऊंगा। कल महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने दोस्तों एक ट्वीट किया, बड़े आकलन लगाने लगे लोग। आपको दिखा देता हूं, बाज की असली उड़ान बाकी है, यही कहा गया। पता है क्या लोगों ने इसका निष्कर्ष निकाला? लड़ाई चल रही है, मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है। अरे भाई, मुख्यमंत्री की काहे की लड़ाई चल रही है यार? तीनों पार्टियां मिलके 225 सीट, काहे की लड़ाई? अकेले भारतीय जनता पार्टी 133 सीट, काहे की लड़ाई यार? और देवेंद्र फडणवीस तो बड़े माहिर खिलाड़ी हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी शाह के तुरुप के इक्का हैं ये महाराष्ट्र में। ये क्या कुछ कर सकते हैं, इन्होंने अपने पिछले दिनों में दिखाया है। वक्त आने पर ये भाजपा को ऊपर ले जा सकते हैं, वक्त आने पर अपने स्वाभिमान को थोड़ा नीचे रखकर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी संभाल लेते हैं। यह है इनकी खासियत। और इनका तो शेर याद है ना कि समंदर का मेरा पानी उतरता देख, याद है ना? ये दोबारा लौट आए। और ये जो मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं ना, इसकी कहानी कुछ और है दोस्तों। ये कहानी महाराष्ट्र से जुड़ी है। जितने सांसद गलतफहमी का शिकार होकर दूसरे धड़े में चले गए वो वापस आने वाले हैं। यह है असली कहानी। और ये डर भी चोरी चोरी चुपके चुपके नजर आ रही है। कैसे? मैं आपको एक बयान सुनाता हूं आशुतोष जी का। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी रहे, उम्मीदवार भी रहे चांदनी चौक से। उन्होंने कल बोलते बोलते बोल दिया कि जितनी पुरानी दुकान है ना उद्धव ठाकरे शरद पवार की, बंद होनी चाहिए भैया। अब तो आपकी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अपने सांसद को रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, अपने विधायकों को रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। और मुझे तो लग रहा है इनके जितने विधायक हैं ना वो तो भाजपा में ही शामिल हो जाएंगे। पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। मैं बयान सुनाता हूं आपको, सुनिए। महाराष्ट्र के जितने पुराने नेता हैं अब उनकी दुकानें वहां बंद होने वाली है। चाहे बाला साहब ठाकरे की लेगेसी की बात करने वाले उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार ऑलरेडी 84 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। तो शरद पवार जिनको कहा जाता है कि वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के चाणक्य हैं और उनसे बड़ा चाणक्य देश की राजनीति में कोई नहीं है। अगर वो खुद 12 सीटें नहीं जीत पा रहे हैं और पूरा गठबंधन अगर 55 सीटों पर अट रहा है तो दो चीजें बड़ी स्पष्ट होंगी। पहली बात ये होगी कि अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को अपने सांसदों को बचा के रखना मुश्किल काम होगा। दूसरा, जो एमएलए है उनको भी बचा के रखना मुश्किल काम है। और आशुतोष ने यही नहीं कहा दोस्त, उन्होंने तो गिनती करके भी बता दिया। मेरी नजर पड़ गई इसलिए सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के 9 हैं एमपी, शरद पवार के 8 हैं, दोनों मिला के 17 हुए। बीजेपी ज्वाइन कर ले तो 240 से 254। बड़ा मुगालते में थे बाकी लोग कि पता नहीं क्या कर देंगे। अरे क्या देंगे यार? मोदी जी की प्रचंड जीत तब भी थी, अब भी है। यही सच है दोस्तों। मैं आपको इनका दूसरा एक बयान छोटा सा सुनाता हूं, सुनिए।
शरद पवार के पास 8 है। अगर ये 17 अगर चले जाते बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं तो 244 की 240 बढ़ के हो जाता है 254। तो केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार की जो डिपेंडेंस है, हालांकि इनके इस बयान में थोड़ी गड़बड़ी है, ये 254 नहीं कहीं और पहुंचता आंकड़ा, अभी आपको दिखाता हूं। और आपको यह भी दिखाता हूं दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, 240 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी 99 सेंचुरी मारने की जुगाड़ में थी, वो भी गड़बड़ा गया, अब तो वैसे भी नहीं मार पाएंगे। वायनाड से एक गए थे, कहां गए? लेकिन अब इस आंकड़े में बदलाव होने वाला है। कैसे? यह मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं दोस्तों, पूरे देश के लिए गेम चेंजर हो गया है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना, झारखंड पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि भैया महाराष्ट्र से पूरे देश की राजनीति में फर्क पड़ता है। यह देश की आर्थिक राजधानी है, यहां बॉलीवुड है। देश के तमाम बड़े लोग जिनकी भावनाओं से असर पड़ता वो यहीं रहते हैं, यह मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए गेम चेंजर साबित हो रहा है दोस्तों। और मैं आपको साफ बताऊं कि इसका एक उदाहरण भी आपको दिखा देता हूं, क्यों महाराष्ट्र के बाकी सांसद डरे हुए हैं। चाहे उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हो, शरद पवार के 8 सांसद, ये किसी भी समय पाला बदल सकते हैं और तैयार बैठे हैं, बल्कि भाजपा रोक रही है, अभी नहीं, रुको, ठहरो। एक उदाहरण देता हूं, नांदेड़ सीट, आपको पता है 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ। एक वायनाड, जहां पहले से ही कांग्रेस के सांसद थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जीत गई। दूसरा नांदेड़, आपको पता है यह कांग्रेस के सांसद वसंतराव चव्हाण के निधन के बाद खाली हुआ, यहां भी मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संतूक राव हम्बार्डे ने जीत हासिल की है, कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र चौहान को करारी शिकस्त दी है। भाजपा का 241 तो हो ही गया है भैया, अब जोड़िए बाकी। इस सबको एहसास हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी की तो बड़ी पारखी नजर भी है। कल जब भाषण दे रहे थे ना, तो सिर्फ एक लाइन में एहसास करा दिया उन्होंने। मैं बयान सुना देता हूं आपको, सुन लीजिए। आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनावों के भी नतीजे आए हैं। नड्डा जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लोकसभा की भी हमारी एक सीट और बढ़ गई है। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये पीएम मोदी या भाजपा की बात है ही नहीं। मैंने तो महाराष्ट्र चुनाव में जब लोग बातचीत करने पहुंचते थे लोगों से, पता है क्या कहते थे? जैसे मैं बारामती का एग्जाम्पल देता हूं, लोग खुलकर कहते थे कि भैया लोकसभा में हमने भेज दिया मैडम को, लेकिन विधानसभा में तो मुझे अजीत पवार ही चाहिए। और वो खुलकर कहते थे कि हम वहां अपने लोग भेजेंगे जहां सत्ता में होंगे। सत्ता में होते हैं तो काम करते हैं, विकास होता है। सत्ता में ही नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? और दूसरी बात भैया, लोकसभा में केंद्र में जब भाजपा बैठी है तो विधानसभा में दूसरे को देखो क्या मिलेगा आपको? केवल लड़ाई होती रहे, कुछ नहीं मिलेगा, पता है उनको। और इसीलिए, सिर्फ इसी वजह से एनडीए में आना चाहते हैं ये जो बाहरी सांसद। पता है कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे ही सूखे बैठे रहेंगे, ना काम कर पाएंगे ना कुछ होगा। और ये बात आज की नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। 8 जून ये खबर है, एनडीए में शामिल होना चाहते हैं ठाकरे खेमे के सांसद, 2 लोकसभा सांसद। मोदी जी ने कहा रुक जा भैया, अभी मत कर, ये बदनाम कर देंगे। आना तो आप चाहते हैं, ये बोल देंगे कि देखो छीन लिया। ऐसे ही लोकसभा चुनाव में नुकसान हो चुका है, इमेज, परसेप्शन। प्रधानमंत्री मोदी इसकी खास चिंता करते हैं। अब आपके सामने यह सवाल उठ सकता है दोस्तों कि आखिर उद्धव के सांसद जो 9 सांसद हैं, भाजपा के भी वहां 9 ही सांसद हैं, अच्छा इनमें कम सांसद हैं, इनके टूटने से दिक्कत नहीं है। ये 6 भी चाहेंगे ना, 3 चाहेंगे तो पार्टी अलग हो जाएगी, और 6 चाहेंगे तो पूरी पार्टी फिर हड़प लेंगे।
और टोटल तो 9 सांसद है, तो यहां कोई दल बदल का भी कानून का दिक्कत नहीं है। चाहे शरद पवार की पार्टी हो, इनकी पार्टी, ये सब छोटी छोटी पार्टियां। हाँ, कांग्रेस में दिक्कत है। कांग्रेस में 99 सांसद हैं या 98 हो गए, तो यहां 10 सांसद चाहेंगे, अगर मान लीजिए हरियाणा के 5 सांसद चाहेंगे तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। पहले वो इस्तीफा देंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे। यही सच है। तब वो जीत पाएंगे, तब वो भाजपा में शामिल हो पाएंगे, और वो भी होगा, मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं। लेकिन एक सवाल, उद्धव का सांसद उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं? उसकी वजह है दोस्तों महाराष्ट्र का चुनाव। ये नतीजे वास्तव में चौंकाने वाले हैं। इनको एहसास ही नहीं है कि इनके नीचे की जमीन 6 महीने में इतनी खिसक गई है। सबके सब कैंडिडेट हार गए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ 20 सीटों पर सिमट कर रह गई है। जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। यह सच है दोस्तों। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना मान लिया है। लेकिन सांसदों के पास अगर विकल्प हो बड़ी पार्टी भाजपा जैसी पार्टी में, तो वो वहीं प्रेफर करेंगे। और उद्धव ठाकरे के बारे में एक बात और बोलना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे सिर्फ सत्ता के मोह में दूर ही नहीं हुए, बल्कि अपने पिता के सिद्धांतों को भी दरकिनार कर दिया। कहां वो हिंदू हृदय सम्राट, और कहां इन्होंने मुसलमानों की लाइन पकड़ ली। ये खुद को मुसलमानों के करीब दिखाने लगे। इनका पूरा का पूरा कोर वोट बैंक खिसक गया। जहां लड़ाई असली शिवसेना नकली शिवसेना की हो गई, और ये नकली शिवसेना साबित हुए हैं। ये भले बोल रहे थे कि अपने बाप के नाम पे लड़के दिखाओ, लेकिन सच्चाई यह है कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत को एकनाथ शिंदे के पास चली गई, और अगर मैं आगे बढ़कर बोलूं तो ये मोदी जी के पास चली गई है। सच्चाई ये है दोस्तों। और इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद ही उद्धव गुट के सांसदों ने भाजपा से, शिवसेना से संपर्क साधना शुरू कर दिया था। उस समय इनके नवनिर्वाचित सांसद थे नरेश महस्के। उन्होंने दावा किया कि 9 सांसदों में तो 2 ने संपर्क कर रहे हैं कि हम आना चाहते हैं। 4 सांसद लाइन में हैं। मना किया गया मोदी जी की तरफ से, अभी कुछ नहीं होगा भैया, कोई गड़बड़ी नहीं, जनता की भावनाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब इतना बड़ा काम हो चुका है, महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा में इतना बड़ा मैंडेट दिया है, अब कोई रुकावट नहीं है। और उस समय मुझे याद है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसद प्रताप राव जाधव, उन्होंने ही दावा किया था, खुलकर कहा था, देखिए ना हमारे संपर्क में उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद। और मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं। उद्धव गुट के 9 सांसद हैं। अरविंद सावंत, संजय देशमुख, नागेश बापूराव पाटिल, संजय हरिभाऊ जाधव, राजा भाऊ वाजे, संजय दीना पाटिल, भाऊ साहेब राजाराम, अनिल देसाई, ओम प्रकाश। और आपको बताऊं, ये सिंपैथी वोट था दोस्तों। 2 तरह से भाजपा को इन्होंने नहीं हराया। मैं बार बार इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता की वजह से भाजपा हारी और मोदी जी को नुकसान हुआ। आरएसएस के प्रति जो बयान थे उससे नुकसान हुए। अब जनता समझ गई है, ये भाजपा वाले निकम्मे हैं, मोदी जी को हमें ही जिताना पड़ेगा। जनता ने कमान संभाल ली है कि अपने को निकलना पड़ेगा भैया। ये भाजपा कार्यकर्ताओं के भरोसे नहीं रह सकते। और प्रचंड बहुमत हुई, उसका नतीजा देखिए क्या है। मैं तो आपको परसों ही कहा था ना दोस्तों कि जब बड़ी मार्जिन में लोग बाहर निकलते हैं तो भाजपा जीतती है, और भाजपा के कार्यकर्ता निष्क्रिय हो जाएं, भाजपा हार जाती है। यही सच है। तो ये तो उद्धव ठाकरे के सांसदों की बात हुई। अब आइए शरद पवार के भी 8 सांसद हैं। वो भी बेताब हो रहे हैं छोड़ने के लिए, और शुरू हो गई है जो अंदरूनी चर्चा हो रही है या बातें सामने आ रही हैं। ये खेल कभी भी हो सकता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि शरद पवार की जो विरासत है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की,
वो जो लड़ाई लोकसभा में लग रही थी शरद पवार के पास है, अब जब सत्ता में आने की बारी आई, शरद पवार बुरी तरह से हार चुके हैं। अब वो नहीं बचे, खत्म हो गए। अजीत पवार ने पूरी की पूरी विरासत हड़प ली है और बारामती में जो लड़ाई हो रही थी वो तो सीधी लड़ाई अजीत पवार और शरद पवार के बीच थी। शरद पवार ने अपने भतीजे के खिलाफ उनके भतीजे को उतार दिया। अजीत पवार जीत गए और इसमें कहीं दो मत नहीं है दोस्तों कि शरद पवार ने तो यही कहा था ना कि मैं भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। आखिर क्यों एक्टिव होना पड़ा? जनता देखती है कि हमने लोकसभा में इतने सांसद भेज भी दिए तो हुआ क्या? कोई फायदा नहीं। ये चुनाव जीत नहीं सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। विधानसभा में हमने दिया, देखिए ये सत्ता में है और उनके सांसद यही कह करके भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। और इसकी एक और वजह बता देता हूं, शरद पवार से निराशा क्यों है सांसदों की? क्योंकि शरद पवार अपने जीवन के सबसे बुरे सियासी दौर में पहुंच गए हैं। इतनी बड़ी हार उनके जीवन में कभी नहीं हुई। आप पूरे, मैं तो दिखा चुका हूं कल के वीडियो में दोस्तों, शरद पवार का पूरा इतिहास उठा लीजिए। 10-11% वोट मिले हैं, सीटों की संख्या 13, कहीं नहीं है। वो बुरी तरह से हार चुके हैं। भैया सांसद को भी तो अपना करियर ही देखना है ना। और चाचा को इस बार भतीजे ने गच्चा दे दिया। अच्छा, शरद पवार के लिए यह कहा जाता है कि चाणक्य हैं, महाराष्ट्र के चाणक्य। लीजिए चाणक्य साहब का क्या हाल हो गया है। और ये मैं जैसा कि आपको बता रहा था दोस्तों कि ये उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ा दाग है, बहुत बड़ा दाग है। और शरद पवार की खुद की विश्वसनीयता भी संकट में पड़ी थी। आप याद कीजिए, जब भाजपा 2014 में अकेले लड़के 121 सीट जीती तो ये आ गए कि मैं बाहर से समर्थन दूंगा। 2019 में उद्धव ठाकरे को हटाने का, उनको तोड़ने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और अभी हाल ही में नारायण राणे ने यह भी कहा था कि शरद पवार हो सकता है वो छोड़ दे महाविकास आघाड़ी, हमारे साथ आ जाए। और शरद पवार ने क्या कुछ काम किया ये आप भी जानते हैं। उद्धव ठाकरे को रोका, सारे सीटों के बंटवारे में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसीलिए शरद पवार ही क्या करेंगे यह भी विश्वास के योग्य नहीं है दोस्तों। वो इधर रहेंगे या उधर रहेंगे। अब उनके सांसदों को भी तो आगे देखना है भाई। शरद पवार तो अपनी पारी खेल चुके, उनकी बेटी की पारी बची हुई है, सुप्रिया सुले की, उनको सेट करना है। लेकिन बाकियों को कौन करेगा, वो तो अपना देखेंगे। और इनके कितने सांसद हैं आप देखिए, 8 सांसद हैं। सुप्रिया सुले खुद उनकी बेटी है, वो तो कभी भी आ सकती है। वो तो मान लो चलो अजीत पवार में चली गई या इधर चली गई। अमर शंकर राव, भास्कर, सुरेश म्हात्रे, नीलेश लंके साहब हैं अहमदनगर से, डॉक्टर अमोल कोल्हे, फिर ये भी है देखिए मोहिते पाटिल और बजरंग सोनवाने। देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कभी भी टूट सकते हैं। या तो आधे टूटेंगे, 1/3 तो वैसे भी टूट सकते हैं। उस पर कोई दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। 8 में 3 आ गए खत्म, 6 आ गए तो पूरी पार्टी फिर से हड़प लेंगे। और संभव है कि सारे के सारे आ जाएं और जो बचे वो सुप्रिया सुले के साथ अजीत पवार से मिल जाए कि भैया हम इधर ही रहेंगे। हो गया खेल। अब उद्धव ठाकरे अकेले धपली बजाएंगे। और उद्धव ठाकरे के लिए तो मैंने एक बात जरूर कहा है कि उद्धव ठाकरे के लिए इस समय एक ही चारा है, उनको जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, मोदी से माफी मांगनी पड़ेगी। आपको धोखा दिया है, जनता को भी धोखा दिया है। जनता से इसलिए क्योंकि आपने मैंडेट दिया था दोनों को मिलाकर, मैंने धोखा किया, मोदी जी को भी। और अपने पिता से भी माफी मांगनी पड़ेगी कि आपके सिद्धांतों से धोखा किया। उसके बाद ही जनता उनकी सुनेगी। और प्रधानमंत्री मोदी खुलकर कहते हैं दोस्तों, ये जो महाविकास आघाड़ी है ये बिना पहिए बिना ब्रेक वाले वाहन पर सवार हैं, ये लड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, होने की बारी आ गई है।
तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, और जब मैं ये बात आपको बता रहा हूं तो ये जरूर कहूंगा, याद कीजिए 4 जून को जब नतीजे आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों को सदमा हो गया था दोस्तों कि ये क्या हो गया, भाजपा हार रही है, भाजपा के साथ ये हो गया, वो हो गया, यही कहा जा रहा था ना। आपको तो पता है, और मैंने तब कहा था दोस्तों कि आप निराश मत होइए, ये बहुत बड़ी जीत है, इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। गठबंधन में इतनी बड़ी जीत तो कभी नहीं हुई, और अब देखिए उसके परिणाम भी आ रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से गलती हुई, उनके कार्यकर्ता निष्क्रिय हुए, ये लोग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, लेकिन जनता ने कमान संभाल ली है। जल्द ही आपको अगले साल भर में दिखेगा कि मोदी जी बहुमत के बेहद करीब पहुंच जाएंगे, और ये 5 साल तो बड़े आराम से चलेगा। बल्कि मेरी भविष्यवाणी ये भी है दोस्तों कि 2029 में आपको और प्रचंड बहुमत दिखेगा, और मोदी जी चौथी पारी भी खेलेंगे, और नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़कर ही उनको संन्यास लेना चाहिए। उसके बाद ही बाकी को रास्ता मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी क्या राय है जरूर बताइए, खुलकर बताइए, और बताइए कि आप कैसे देखते हैं, सोचते हैं। और आपसे निवेदन भी है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, HB मेलोडी से जुड़िए जहां गीतों पर लगातार काम कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।